Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in the biology class. Today we are going to start the revision of the biology book, that is from chapter 15 homeostasis, the first set of second year biology book, in which we are going to discuss the same internal conditions according to the change in the environmental conditions. This phenomenon or process is known as homeostasis. As the word indicate, the word homeo means same and stasis mean the condition. तो एक्चुअली ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं द इंटरनल बॉडी कंडीशन और द इंटरनल कंडीशन ऑफ अ सेल अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, और द एक्सटर्नल सेल कंडीशन. इसमें हम एक्चुअली बॉडी की जो इंटरनल स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि बाहर जिस किस्म का भी चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में उसके मुताबिक बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो सेम रहे, वो मेंटेन रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए. तो ये फिनोमेना और प्रोसेस होमियोस्टेसिस कहलाता है. तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पहला होगा हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन. वर्ड ऑस्मो मीन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, बेसिकली ऑस्मोटिक से वर्ड निकला है, जिसमें हम वाटर और सॉल्ट दोनों की कंसनट्रेशन को बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करते हैं. तो इसी तरह से सेकेंड फिनोमेना हमारे पास एक्सक्रीशन का होगा, जिसमें बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि एक्सेसिव नाइट्रोजिनस वेस्ट हार्मफुल है. तो ये फिनोमेना एक्सक्रीशन है. और थर्ड जो कॉन्सेप्ट होगा इट इज़ रिलेटेड टू थर्मो रेगुलेशन. द वर्ड थर्म मीन हीट और आ टेम्परेचर. तो यहाँ पर हम बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस करेंगे, रेगुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, दैट इज़ एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होमियोस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को ही. एज यू ऑल नो दैट होमियोस्टेसिस words mean same condition, so its definition is the protection of internal environment from the harms and fluctuation in the external environment is known as homeostasis. The word fluctuation mean change. तो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रोटेक्ट करना कि जो भी हार्मफुल चेंज आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो होमियोस्टेसिस कहलाता है. होमियोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इन्वायरमेंट में होती रहती हैं, इन्वायरमेंट में चेंज आते रहते हैं. हर ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट करता है इस चेंज को अपनी एडजस्टमेंट करते हुए. वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना चाहता है और उसकी सर्वाइवल के लिए हमारे पास एडजस्टमेंट का होना ज़रूरी है. तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर. यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो कि फ्लक्चुएशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. उन कंपोनेंट्स के अंदर जो है वाटर है, सल्यूट्स हैं और टेम्परेचर है जो कि बेसिक कंपोनेंट है. ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं ये इफ़ेक्टेड होते हैं बाय द फ्लक्चुएशन, जिनमें फ़ौरन चेंज आ जाता है, ठीक है. वाटर कंसनट्रेशन फ़ौरन से चेंज हो सकती है, सल्यूट कंसनट्रेशन चेंज हो सकती है और इस तरह टेम्परेचर की का लेवल है वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है. अब ऐसे कौन से मैकेनिज़्म हैं जिनके थ्रू हम होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं या ये प्रोसेस रन करते हैं. उनमें हर ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर कोई ना कोई अडेप्टेशन की हुई है जिसके थ्रू वो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करते हैं. सबसे पहले हम उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं. इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है. और इसमें बेसिकली सल्यूट का लेवल भी और वाटर का लेवल भी, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट इन दोनों का रिलेशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन, किस किस्म की इंटरनल कंडीशन, वाटर का गेन और लॉस और इसी तरह सॉल्ट्स का गेन और लॉस, यानी कि सॉल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. एक्सक्रीशन में देखें तो ये वो मैकेनिज्म है दैट एलिमिनेट्स द नाइट्रोजिनस वेस्ट, जिसमें हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को स्पेसिफिकली रिमूव कर रहे होते हैं बॉडी से ताकि उसकी कंसनट्रेशन को मेंटेन रखा जा सके. दैट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन. थर्ड वन इज थर्मो रेगुलेशन. एंड वर्ड थर्मो रेगुलेशन means that it is a maintenance of internal temperature according to the external environmental temperature
इन अ टॉलरेबल रेंज, जो जितना हर ऑर्गेनिज्म की एक रेंज है जिसके अंदर वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है कि कितना हाई टेम्परेचर है जिस पर वो सर्वाइव कर सकता है। तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट करेगा इन्वायरमेंट में। दैट प्रोसेस इज थर्मोरेगुलेशन। तो it is basically include these all included in homeostasis, and homeostasis is the central requirement in the maintenance of an organism, which compel the adaptation in the constant changing conditions and contribute in evolutionary process। basically ये जो adaptation environment में survive करने के लिए हर organism करता है, ये lead करती हैं evolution को, क्योंकि इसके बगैर, इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बगैर कोई इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल करता है, और वो स्ट्रगलिंग जो होती है वो अडेप्टैशंस की सूरत में भी हो सकती है कि वो अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है जो उसको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी लीड कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की होम्योस्टेसिस के रेफरेंस से। कंट्रोल सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होता है। बेसिकली ये किसी ऑर्गेनिज्म का ही होगा कंट्रोल सिस्टम, जो सेल लेवल पर भी एक्ट कर रहा होता है, जिसमें जैसे ही फ्लक्चुएशन होती है तो वो सेल फौरन से उसे नोटिस कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंज करना शुरू करता है मेंटेनेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए, ताकि उसकी जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको डिस्टर्ब होने से बचाया जा सके। तो वो मेंटेनेंस कर रहा होता है, ठीक है। इसमें सल्यूट, वाटर, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन, इनकी एक रेंज होती है जो सेल को रिक्वायर्ड है, तो वो उस रेंज के अकॉर्डिंगली ही मेंटेनेंस कर रहा होता है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली जो है वो चेंज कर देना इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब है कि रेंज के अंदर ही रखना है वाटर की कंसनट्रेशन को, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को, या टेम्परेचर के लेवल को उससे ज़्यादा या कम नहीं होने देना। यहाँ एग्जांपल आपको एक दी गई है वाटर अवेलेबिलिटी की, जो फ्लक्चुएट करती रहती है उन ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली जो एक्वेटिक होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, अबंडेंट सप्लाई होती है, या फिर उन ऑर्गेनिज्म में जो बिल्कुल भी एक्वेटिक नहीं है, जो टेरेस्ट्रियल हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, यानी कि जिनके पास ड्राई कंडीशंस अवेलेबल हैं या अबंडेंट वाटर सप्लाई मौजूद नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर फिर उनकी जो एक नैरो रेंज होती है उसके अंदर उन्होंने अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली वो कभी भी बॉडी अलाउ ही नहीं करता है, इट वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड विद वाटर इन एन अबंडेंट सप्लाई, ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट टू डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशन। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर, ना तो उनकी बॉडी बिल्कुल ही फ़ौरन से उन्हें ड्राई होने देती है, यानी इतना वाटर ज़रूर होता है कि वो डिहाइड्रेट ना हो या ड्राई ना हो जब उन्हें वाटर अवेलेबल नहीं है इस तरह की कंडीशंस में, या फिर जब बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो ऐसा भी नहीं होता कि वो बिल्कुल ही उनके सेल्स फ्लडेड हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा वाटर को अपने अंदर रख लें, स्टोर कर लें, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल रेंज रहती है दोनों कंडीशंस के अंदर। तो ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो एक्सटर्नल कंडीशन ड्रास्टिक है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसमें बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए उस कंडीशन को वो अपने अंदर कुछ अडेप्टैशन कर लेते हैं ताकि वो इस कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव करवा सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो कंट्रोल सिस्टम है, इट हैव बीन अक्वायर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन। इसमें कुछ लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी है जो एग्जैक्टली फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे होते हैं, यानी अगर हम किसी मशीन की बात करते हैं तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम फिजिकल है, जबकि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम जो है वो बायोलॉजिकल होगा। तो इसके बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ रिसेप्टर, जो रिसीव करेगा चेंज को, स्टिमुलस को जो इन्वायरमेंट में आ रहा है। सेकेंड वन इज़ कंट्रोल सेंटर, यानी कि ब्रेन होगा जो मैसेजेस रिसीव करेगा उसे फॉरवर्ड करेगा आगे। और थर्ड वन इज़ इफेक्टर। इफेक्टर एज यू ऑल नोज डेट इफेक्टर शो रिस्पॉन्स, तो उसमें रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाता है बाय मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। तो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की आपको पहले उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, जैसे अगर हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो टेम्परेचर का एक कंट्रोल सिस्टम होता है
अगर आप फ्रिज की एग्जांपल दे रहे रेफ्रिजरेटर की, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, थर्मोमीटर होता है, इसमें 1 से 7 तक नंबर्स होते हैं। वो एक्चुअली मेंटेन कर रहा होता है टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर अकॉर्डिंग टू अ सेट पॉइंट, जो हमने सेट कर दिया। हमने 5 सेट कर दिया तो उसके मुताबिक उसने टेम्परेचर मेंटेन करना है, 1 कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली या तो हीटर ऑन कर दिया जाता है या कूलिंग हो रही होती है, कि जिस तरह की बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियसली हम सेटिंग पॉइंट इस तरह का रखते हैं कि ज़्यादा कूलिंग क्रिएट हो, तो कूलिंग जो है वो उसमें जनरेट होना शुरू हो जाती है उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंगली। इसी तरह अगर बाहर बहुत सर्दी है तो हम ऑब्वियसली लो पॉइंट चूज़ करते हैं, ताकि जो है वो ज़रा कूलिंग कम हो जाए, हीटिंग प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल सी कूलिंग हो, या हीटिंग करने के लिए वो फिर हीटर को ऑन करता है। तो इस तरह सेट पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया जाता है, इंक्रीज़ करके टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म में बेसिकली ये वर्क करता है। इसमें रिसेप्टर सेंसर हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, उसमें जो भी चेंज आया है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑपोजिटली यानी वाइस वर्सा, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हीटर्स को ऑन कर दिया जाएगा। फिर डिटेक्शन है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करना, फिर क्या चेंज आ रहा है, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करने के बाद जो कंट्रोल सिस्टम है वो वहाँ पर ब्रेन है जो वर्क कर रहा है, जो सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है, और देन वो मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर को, इफेक्टर अपना रिस्पॉन्स देगा इन अ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बेसिकली हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी इसी तरीके से रेगुलेट करते हैं कि हमारा सेट पॉइंट 37 है, जो कंट्रोल सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस पे सेट है। अब क्या होगा कि अगर इस हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट कर दिया गया सेट 37, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या इससे कम होगा, तो हाइपोथैलेमस यानी कंट्रोल सिस्टम रिसेप्टर्स की मदद से उन्हें परसीव कर लेगा स्टिमुलस को जो चेंज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आगे मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स या स्वेटिंग या कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा कि ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर लिया जाएगा। जैसे बाहर गर्मी होती है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर राइज कर जाता है 37 से, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स दिलवाता है फ्रॉम इफेक्टर, और इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसके रिजल्ट्स में स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी का स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। तो वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें हम रेगुलेशन करते हैं वाटर और सल्यूट्स की। सल्यूट्स आपको पता है सॉल्ट्स हो सकते हैं, शुगर हो सकती हैं, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान में है ये भी। वाटर रिलेशन की बात करें सेल में, तो वाटर बेसिकली एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और सल्यूट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो होम्योस्टेसिस के दौरान हम इन्हीं कंसनट्रेशंस को बैलेंस करते हैं। अब वाटर आपने अगर बैलेंस करना है, सल्यूट को बैलेंस करना है बॉडी में, तो उसके लिए 3 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इज़ हाइपोटोनिक, 3 कंडीशंस आप कह सकते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपो मतलब होता है अंडर और लेस कंडीशन। तो इस एनवायरनमेंट में हमेशा आपके याद रखें कि जो इन्वायरमेंट है इट हैज़ मोर वाटर और डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें जो एक सेल है जो कि एक बीकर के अंदर रखा गया है, जैसे ये डायग्राम में भी शो हो रहा है आपको हाइपोटोनिक कंडीशन में, कि एक सेल है जो कि बीकर के अंदर पड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सेल या टर्जिड है। अब वो टर्जिड क्यों हुआ है, टर्जिड होने का मतलब है कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है सेल के अंदर, जबकि बाहर जो है वो वाटर इतना अवेलेबल नहीं है। और दूसरा रिज़ल्ट अगर सल्यूट्स के हवाले से देखें तो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो सेल है उसके अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, और बाहर जो है वो सल्यूट की कंसनट्रेशन वो ज़्यादा है, पहले कम
पहले सेल के अंदर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और इसी वजह से बाहर से वाटर मूव करके सेल के अंदर आया है और उससे जो है वो सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया, यानी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो आपने याद रखना है हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर सेल के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली जब वाटर अंदर आ जाता है मूव करके तो उसकी वजह से सोल्यूट डाइल्यूटेड हो जाता है, यानी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए हम इसको हाइपोटोनिक कहते हैं, यानी इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेस है। इसी तरह से और इसमें जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है और समटाइम इतना टर्जिड हो जाता है कि वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। फिर हम मूव करते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन की तरफ। हाइपरटोनिक मीन्स ओवर और अबव इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें एक्चुअली मोर कंसंट्रेशन होती है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें जो सेल के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो इसमें आप देखते हैं हाइपरटोनिक के अंदर कि सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है। इस वजह से सेल का जो अपना पानी भी है वो मूव करके बाहर चला जाता है और उसके बाहर जाने की वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस और ये जो कंडीशन है दैट इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है। ऐसा इन्वायरमेंट कहलाता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब आपने देखा कि हाइपोटोनिक के अंदर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी जब भी वाटर बाहर से मूव करके अंदर आ गया, क्योंकि हाई टू लो मूवमेंट होती है हमेशा, ठीक है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा थी। अब हाइपरटोनिक में देखें तो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसीलिए पानी मूव करके बाहर चला गया और उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जो है सेल श्रिंक हो गया। ये देखें श्रंकन सेल दिखाया हुआ आपको, ठीक है। तो सेल श्रिंक हो गया और उसके श्रिंक होने की वजह से सारा जो मटेरियल है अंदर वो कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि वाटर बाहर मूव कर गया, ठीक है। और एक होती है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक वो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें ओवरऑल सेल के अंदर और बाहर की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट और वाटर की वो सेम रहती है, इसीलिए हम इसको आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो मीन सेम। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें दोनों ओवरऑल सेम कंसंट्रेशन होंगी, ठीक है। When external solution resemble to internal solution then it is known as isotonic environment। तो ये आपने अच्छे तरीके से ये तीनों याद करने हैं क्योंकि इनमें डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बेसिकली सेल टर्जिड हो जाता है, ठीक है, और समटाइम इसके लिए हार्मफुल होता है बिकॉज इट बर्स्ट। और इसी तरह से जो हाइपरटोनिक है उसमें सेल श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ऑब्वियसली ये भी हार्मफुल है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए कि वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंटल कंडीशन रखें, यानी कि बाहर और अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। फिर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है। तो इसके हवाले से हमने कैटेगरीज बना ली प्लांट्स की, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट। सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनमें अडेप्टेशंस हैं जो कि बेसिकली रिमूव करने के लिए हैं द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन द फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, हमेशा फ्लडेड होता है इनका सेल, तो इसीलिए हाइड्रोफाइट्स हैं। इनके अंदर जो अडेप्टेशन होंगी वो एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए होंगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो लीव्स का सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है, वेरी लार्ज होता है। और नंबर 2 अडेप्टेशन है कि इनमें ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा भी अपर साइड पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मौजूद होते हैं ताकि पानी जो है वो निकलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसपायरेशन से उनके जो सेल्स फ्लडेड हुए हैं वो बैलेंस होता रहे, ठीक है। तो इसीलिए अपर सरफेस पर स्टोमेटा मौजूद है और सरफेस एरिया लीव्स का लार्ज है। सेकेंड वन मीजोफाइट्स है। मीजोफाइट में मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर में वाटर स्टोमेटा ओपन होते हैं टू प्रमोट द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर।
लेकिन अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि ट्रांसपरेशन के प्रोसेस को रोका जा सके। सिमिलरली ज़ीरोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स इंपॉर्टेंट भी हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ये जो हैं इनमें अडेप्टशंस हैं फॉर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसमें जो ट्रांसपायरेशन का रेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। बहुत सारे ज़ीरोफाइट्स हैं जिनमें स्मॉल थिक लीव्स होते हैं ताकि वो वाटर लॉस को रोक सकें बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वो अपने लीव्स को नीडल लाइक कर लेते हैं और या शेड ऑफ कर देते हैं ताकि वो अपने ट्रांसपायरेशन रेट को रोक सके। उनके पास क्यूटिकल थिक, वैक्सी और लेदरी भी होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से उनमें जो स्टोमेटा है वो भी लोअर सरफेस पर मौजूद हैं, डिप्रेशंस के अंदर होते हैं। फिर सम टाइम कैक्टस की एग्जांपल हम देते हैं कि वो अपने ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए अपने लीव्स को गिरा देती है और उसकी वजह से जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो रेनी सीजन्स के अंदर स्टेम वाटर को स्टोर भी करते हैं ड्राई सीजन के लिए। तो इस तरीके से उनमें ऑस्मो रेगुलेशन हो रही होती है जो कि बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस के लिए वाटर और सोल्यूट्स की कंसनट्रेशन को होती है। ये हमारा बेसिक आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया, इंट्रोडक्शन दिया ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में और जस्ट होम्योस्टेसिस के बारे में। तो इसे आप अच्छे तरीके से कर लें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन जाते हैं। थैंक यू सो मच।